हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ। इस लेक्चर में हम जानेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ की मूल अवधारणा, ग्रोथ कर्व के विभिन्न चरण, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और इसके व्यवहारिक महत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि आकार, संख्या और परिपक्वता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जो सामान्यतः समय के साथ होता है। वहीं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कोशिकीय अवयव में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीव के आकार, जनसंख्या, संख्या या दोनों में वृद्धि होती है। वहीं बैक्टीरियल ग्रोथ का अर्थ है बैक्टीरिया की संख्या और आकार में वृद्धि। यह वृद्धि मुख्यतः बाइनरी फिशन द्वारा होती है, जिसमें एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो। तो हम बात करते हैं जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या है? जनरेशन टाइम वह समय होता है जिसमें एक बैक्टीरिया दो नई कोशिकाओं में विभाजित होता है। यह समय विभिन्न बैक्टीरिया में अलग-अलग होता है, उनकी वृद्धि दर को दर्शाता है। ज्यादातर रोगजनक बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम लगभग 20 मिनट तक होता है। वहीं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जनरेशन टाइम ज्यादा यानी 20 घंटे तक होता है। वहीं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का जनरेशन टाइम सबसे ज्यादा यानी 20 दिन तक हो सकता है। यदि बैक्टीरिया तेजी से रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करता है और 24 घंटे के अंदर ही लाखों सेल्स बना लेता है। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है मुख्यतः बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जो समय के हिसाब से डिफरेंट फेजेस के दौर से गुजरता है। इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स के हिसाब से समझ सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ कर्व हो सकते हैं, जिसमें ग्रोथ साइकिल, बाईफेजिक ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ सेल्स इन एक्सपोनेंशियल फेज, सिंक्रोनस ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ इन विवो। तो अब हम जानेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्या महत्व है। इसके कई महत्व हैं, जैसे कि पहला महत्व विभिन्न चरणों की पहचान। यह ग्राफ बताता है कि बैक्टीरिया किस चरण में है, जैसे विकास, पोषण की कमी या मृत्यु। दूसरा महत्व है दवा और एंटीबायोटिक का प्रभाव। जीवाणु वृद्धि वक्र की सहायता से यह निर्धारित किया जा सकता है कि एंटीबायोटिक किस चरण, मुख्यतः लॉग चरण में सबसे अच्छा काम करते हैं, जो नई दवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्व है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। प्रक्रियाओं में यह वक्र निर्धारित करने में मदद करता है कि अधिकतम उत्पादन, जैसे दही, पनीर या एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए बैक्टीरिया को कब तक कल्चर करना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान में रिसर्च। शोधकर्ता इस वक्र का उपयोग विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान, पीएच, पोषण में बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए करते हैं। फिर जनरेशन टाइम, यह वक्र बैक्टीरिया के दोहरे होने के समय की गणना में मदद करता है। सेकंड है फूड सेफ्टी। भोजन में बैक्टीरिया की वृद्धि का अनुमान लगाने और उसे रोकने में यह वक्र सहायक होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है। बैक्टीरिया की वृद्धि एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है, जिसे ग्रोथ कर्व कहते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक क्लोज सिस्टम है, जिस समय के साथ बैक्टीरिया की आबादी में होने वाले वृद्धि का ग्राफिकल निरूपण है। इसके मुख्यतः चार फेज होते हैं, जैसे लैग फेज
जिसे अनुकूलन भी कहते हैं, लॉग फेज तेजी से वृद्धि होने वाला फेज, या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फेज भी बोलते हैं। स्टेशनरी फेज स्थिर वृद्धि और डिक्लाइन फेज, जिसे मृत्यु वाला फेज कहा जाता है, से मिलकर बना हुआ है, जो कोशिका विभाजन को या बाइनरी फिशन को दर्शाता है। अब हम विभिन्न फेजेस के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला फेज है वो है लैग फेज, जो 1 से 4 घंटे तक का होता है। इस चरण में बैक्टीरिया नए वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करते हैं। कोशिकाएं सक्रिय होती हैं लेकिन विभाजन नहीं होता। आरएनए, एंजाइम और अन्य आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट फेज है लॉग फेज, जो 8 घंटे तक चलता है। यह सबसे सक्रिय वृद्धि का चरण है, जहां बैक्टीरिया तीव्र गति से विभाजित होते हैं। प्रत्येक कोशिका निश्चित समय अंतराल पर दो में विभाजित होती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। कभी कभी इसे लघुगणकीय अवस्था या लघुगणकीय अवस्था भी कहा जाता है। यह वह अवधि है जिसमें कोशिकाएं दुगुनी हो जाती हैं। प्रति इकाई समय से उत्पन्न होने वाले नए जीवाणु की संख्या वर्तमान जनसंख्या के समानुपाती होती है। यदि वृद्धि सीमित नहीं है, तो दुगने होने की प्रक्रिया एक स्थिर दर से जारी रहेगी, जिससे कोशिकाओं की संख्या और जनसंख्या वृद्धि की दर दोनों प्रत्येक क्रमिक समय अवधि के साथ दुगनी हो जाती है। इस प्रक्रिया में घातीय वृद्धि के लिए समय के सापेक्ष कोशिका संख्या के प्राकृतिक लघुगणक का ग्राफ बनाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढलान जीव की विशिष्ट वृद्धि दर है, जो प्रति व्यक्ति समय में प्रति कोशिका विभाजनों की संख्या का माप है। इसमें वास्तविक दर वृद्धि की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जो कोशिका विभाजन की आवृत्ति, दोनों पुत्री कोशिकाओं के जीवित रहने की संभावना को प्रभावित करती है। हालांकि घातीय वृद्धि अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती, क्योंकि माध्यम में पोषक तत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज। इस चरण में पोषक तत्वों की कमी और अपशिष्ट पदार्थों के संचय के कारण वृद्धि रुक जाती है। नई कोशिकाओं का निर्माण और मृत्यु दर लगभग समान हो जाती है। स्थिर अवस्था किसी वृद्धि सीमित कारक के कारण होती है। यह ज्यादातर किसी पोषक तत्वों की कमी और कार्बनिक अम्लों जैसे अवरोधक उत्पादों के बनने के कारण होता है। एक अजीब लेकिन दुर्भाग्य से काफी प्रचलित स्पष्टीकरण यह है कि स्थिर अवस्था ऐसी स्थिति के कारण आती है जिसमें वृद्धि दर और मृत्यु दर के मान समान होते हैं। समय के साथ कोशिकाओं की मृत्यु का क्रम काफी हद तक अप्रत्याशित होता है। इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। नेक्स्ट फेज है डिक्लाइन फेज। इस चरण में बैक्टीरिया मरने लगते हैं, क्योंकि पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं। जीवित कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम देखेंगे ये ग्रोथ कर्व, जो डिफरेंट फेजेस को दर्शाती है। एक है लैग फेज, जहां बैक्टीरिया अपने विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करती है। ये ग्राफ जो है सेल्स और समय के बीच खींची गई है, जिसमें जो शुरुआती फेज है वो लैग फेज है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज जिसमें तेजी से ग्रोथ दिखता है, और फिर स्टेशनरी फेज आता है जहाँ पे ग्रोथ सीमित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती तो है लेकिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होने लगती है और अपशिष्ट पदार्थ
बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है डेथ फेज। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन की सांद्रता, टेम्परेचर, गैसियस कंसंट्रेशन, उसका पीएच कंसंट्रेशन, आयंस और सॉल्ट कंसंट्रेशन और वाटर की अवेलेबिलिटी। ऑस्मोटिक इफेक्ट, मैकेनिकल और सोनिक स्ट्रेस, लाइट, ये सब भी जो है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। पोषक तत्वों की अधिकता से बैक्टीरिया की वृद्धि तेजी से होती है, जबकि कमी होने पर वृद्धि दर कम हो जाती है। फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान। तापमान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि तापमान बैक्टीरिया की एंजाइम गतिविधि और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। प्रत्येक बैक्टीरिया का एक न्यूनतम, अधिकतम और अनुकूल तापमान होता है। तापमान कई तरीके से बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। वह सबसे कम तापमान जिस पर विकास संभव होता है उसे न्यूनतम तापमान कहा जाता है। वह सबसे अधिक तापमान जिस पर विकास संभव होता है उसे अधिकतम तापमान कहा जाता है। न्यूनतम तापमान से नीचे और अधिकतम तापमान के ऊपर कोई विकास नहीं होता। न्यूनतम तापमान से नीचे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जम जाती है और इतनी कठोर हो जाती है कि वह कोशिका के अंदर पोषक तत्वों को पहुंचा नहीं पाती, इसलिए कोई विकास नहीं होता। अधिकतम तापमान के ऊपर कोशिका के प्रोटीन और एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है। अपने तापमान न्यूनतम स्तर से लगातार बढ़ाया जाता है, जो बैक्टीरिया के विकास की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ मेटाबॉलिक क्रियाओं की दर भी बढ़ जाती है। एक निश्चित तापमान पर विकास की दर अपने अधिकतम स्तर तक पहुंचती है। इस तापमान को ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर तापमान को और अधिक बढ़ाने पर विकास की दर अचानक से कम हो जाती है और अधिकतम तापमान तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह से रुक जाती है। ये ग्राफ दिखाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ किस टेम्परेचर पे कितना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया और टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ किया गया है, जिसमें 4 तरह के टेम्परेचर से वेरिएंट बैक्टीरिया को दर्शाया गया है। तो जो सबसे लोवेस्ट है, जो -10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं, वो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। और मीजोफाइल्स जो है 10 से ऊपर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ये शो करता है, ये जो कर्व है ये दिखाता है कि ये टेम्परेचर मीजोफाइल्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फिर 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो थर्मोफाइल्स हैं और ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वहीं हाइपोथर्मस फाइल जो 70 से अबव टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और ये इनका अधिकतम इष्टतम तापमान है। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। पीएच बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रभावित करता है। अधिकांश बैक्टीरिया 6.5 से 7.5 पर अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। ये ग्राफ जो है ग्रोथ रेट, बैक्टीरियल ग्रोथ रेट और उसके पीएच के बीच में ड्रॉ किया गया है। इसमें देख सकते हैं कि 3 तरह के बैक्टीरिया को दर्शाया गया है: एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और एल्कलोफाइल्स।
जो 1 से 5 तक है वो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं। वहीं 5 से 9 के बीच के बैक्टीरिया को न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं। मतलब ये ये मैक्सिमम बैक्टीरिया का ग्रोथ इसी पीएच पर होता है, 6.5 से 7.5 के बीच। वहीं 7 और 8 के बीच से लेकर 12 पीएच तक जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको एल्कलोफाइल्स कहते हैं। जो ये वाला ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कुछ बैक्टीरिया जो है बहुत या कुछ ही बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलाई वो एसिडिक होते हैं जो 4 से कम पीएच पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आयंस और सॉल्ट। कुछ बैक्टीरिया को कुछ आयंस की जरूरत होती है जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज। ये सब जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स की सिंथेसिस में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है आयंस की। इसके अलावा प्रोटीन्स के सिंथेसिस में इसलिए, और सोडियम क्लोराइड जो है इसकी जरूरत कुछ को नहीं होती है लेकिन कुछ को लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है। कुछ बैक्टीरिया जो है हेलोफिलिक होते हैं, मतलब अधिक सॉल्ट की जरूरत होती है जैसे आर्की बैक्टीरिया, उनको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट फैक्टर है ऑस्मोटिक प्रेशर। सूक्ष्म जीव अपने लगभग सभी पोषक तत्व आसपास के पानी से घुले हुए रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए घोल का ऑस्मोटिक दबाव और नमक की सांद्रता जैसे कारक बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित करते हैं। अपनी कोशिका भित्ति की यांत्रिक मजबूती के कारण बैक्टीरिया बाहरी ऑस्मोटिक बदलावों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होते हैं। जिन जीवों को उच्च ऑस्मोटिक दबाव की आवश्यकता होती है उन्हें ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया का अचानक किसी हाइपरटोनिक घोल के संपर्क में आना पानी के ऑस्मोटिक निष्कासन का कारण बन सकता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म में ऑस्मोटिक संकुचन या प्लाज्मोलिसिस हो सकता है। दूसरी ओर बैक्टीरिया को अचानक किसी सांद्र घोल में या डिस्टिल वाटर में स्थानांतरित करने से पानी का अत्यधिक अवशोषण हो सकता है, जिससे कोशिका में सूजन आ सकती है और वो फट सकती है, जिसे प्लाज्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है गैसियस रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैसें हैं जो बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित करती है। ऑक्सीजन वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक है और अनिवार्य वायवीय बैक्टीरिया जो अपने विकास के लिए O2 की आवश्यकता होती है। उदाहरण माइक्रोबैक्टीरिया, बैसिलस, ये सब इनको O2 की आवश्यक पड़ता है। अनिवार्य ऑब्लिगेट एनारोब्स के लिए ऑक्सीजन हानिकारक या कभी-कभी जानलेवा होते हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स का अर्थ है जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, उन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो अगर ऑक्सीजन उनको देते हैं तो फिर वो सरवाइव नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो सकती है। हालांकि कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में जीवित रह सकते हैं। कैप्रोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर एक्सेट्रा। जिन जीवों को अपने विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें कैप्रोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ये 5 से 10% ऑक्सीजन की उपस्थिति में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबल वाटर। जल बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि सभी पोषक तत्व जल में घुलकर उपलब्ध होते हैं। तो ये सारे फैक्टर थे जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जिससे ये सारे स्लाइड्स से मटेरियल लिया गया है और आगे का अध्ययन भी हम इन रेफरेंसेस के आधार पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।